तो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। अभी डायलॉग में रोज रोज बोलता हूँ, मुझे याद हो गया है। तो मुद्दा ये है कि आज हम क्लास लेके आए हैं जीके की। जीके बोले तो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे थे, राजनीतिक विज्ञान हम इसमें पढ़ रहे थे। और पॉलिटी में हमने अभी रिसेंट में कुछ क्लासेस जस्ट फिनिश करी है। और लास्ट क्लास हमारी महान्यायवादी से संबंधित ही होगी। और महान्यायवादी जी के बारे में बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट, बहुत अच्छे से क्लास आपको करवाई थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लास याद भी कर ली होगी। और मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ कि फ़ोन ही फ़ोन आ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, आज हम अपनी पॉलिटी वाली क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूसली मैं पॉलिटी की क्लास आपको दे रहा हूँ, और जब तक पॉलिटी लगभग लगभग ऑलमोस्ट, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% नहीं होती है, और जी के तो खासकर। मगर फिर भी जब तक ये 90% 95% कंप्लीट ना हो जाए, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट की और मूव नहीं करूँगा। आप बेफिक्र रहिएगा, सारे जी के टॉपिक भी आपको करवाए जाएंगे। हिंदी और उत्तराखंड तो आपका चल ही रहा है। ठीक है। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में आज हमारा जो नया टॉपिक होगा, लाइन वाइज से मैं करवा रहा था आपको, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, और वो है केंद्र राज्य संबंध। तो आज आपकी हेडिंग होगी केंद्रीय राज्य संबंध। बहुत सारे बच्चों को इनमें डाउट भी होंगे, और बहुत सारे बच्चे जो नए नए तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज भी नहीं होगी। आज हम बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को समझाएंगे। और हम तो हमेशा से बोलते हैं, दोस्त पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। आपके यार दोस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, कम से कम उन्हीं को पढ़ा लो। पढ़ाने से भी नॉलेज बुद्धि का विकास होता है। पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से आता है आदमी को। क्योंकि आदमी को जब पढ़ाना होगा तो आदमी को खुद खुद भी तो पढ़ना होगा, है ना। तो खुद ऐसा पढ़ लो कि तुम पढ़ा सको। देखो, केंद्र राज्य संबंध की बेसिक सी बात करेंगे। केंद्र राज्य संबंध की बात कर रखी है अनुसूची में, और ये बात है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंध की बात है। और अगर मैं बोलूंगा कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संविधान, मैंने बहुत बार ये वाला लॉजिक तो आपको क्लियर करवा दिया है कि हमने दूसरे दूसरे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ चीजें ली है। तो अगर पूछेंगे केंद्र राज्य रिलेशन, सेंटर और स्टेट का रिलेशन जो है किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, तो हमने कनाडा से लिया है। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखो, केंद्र राज्य संबंध वाकई में क्या है। तो केंद्र राज्य संबंध को अगर मैं और एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊं, तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। तो ये क्या है? ये सिर्फ इतनी चीज है, शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है। केंद्र राज्य संबंध को आप क्या समझ रहे हो भाई? केंद्र राज्य संबंध कोई बड़ी चीज नहीं है। केंद्र राज्य संबंध क्या है? केंद्र राज्य संबंध बेसिकली क्या है? केंद्र राज्य संबंध है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावरों को अलग अलग करना। मैं हूं और आप, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट आपकी कुछ ना कुछ पावर होगी कि आपको जब कोई डाउट होगा आप तुरंत पूछ सकते हैं। एज ए टीचर मेरी भी कुछ पावर होगी कि आपको समझा सकते हो, ऐसा नहीं ये करना है, ऐसा नहीं वो करना है। तो एज ए टीचर भी कुछ ना कुछ पावर है, एज ए स्टूडेंट भी कुछ ना कुछ पावर है। सेम लाइक दैट एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ केंद्र सरकार के पास पावर्स होंगी, और एज ए स्टेट राज्य सरकार के पास भी कुछ पावर होंगी। मगर कौन सी पावर किसकी होगी, कौन कब किस पावर को इस्तेमाल करेगा, जब इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो किसकी पावर पावरफुल मानी जाएगी। कभी स्टूडेंट और टीचर में मतभेद हो गया तो टीचर का ही कहना सर्वोपरि माना जाता है। तो ऐसी केंद्र और राज्य सरकार में जब पंगा हो जाएगा तो किसके मुद्दे को बड़ा माना जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, चीजें कैसी होती, लेट्स सी। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्या पता चला कि अनुसूची 7 में ये मुद्दा रखा गया है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में ये पता चला है कनाडा के संविधान से ये लिया गया है, प्रेरित है। और केंद्र राज्य संबंध कुछ नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई है? अगर आपकी ये बातें क्लियर हो गई है तो हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए मैं तुम्हें पहले बात करूंगा संविधान के अनुच्छेद 1 की। संविधान का अनुच्छेद 1, एक अनुच्छेद, यह संविधान का अनुच्छेद 1 आपने फॉरेस्ट गार्ड के पेपरों में भी देखा होगा। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आ रखा था कि भारत यानी कि इंडिया, यानी इंडिया
भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। उसमें क्वेश्चन था भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आ रखा था 2023 में, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन पेपरों में पूछा जा सकता है। यूनियन ऑफ स्टेट, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है थोड़ा सा, तो आप लिख लीजिएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये, हर एक पॉइंट को समझिएगा, हर एक पॉइंट को बिना समझिए मत उतारो। जब भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ते हो, अगर चीज को समझते नहीं हो तो आपको उतारने का अधिकार नहीं है। पहले चीजों को समझो, चीजों को समझ नहीं आती तो आपका पावर से, आपकी अधिकार है, जो आपको पढ़ा रहा है उससे पूछ दो कि भाई तूने पढ़ा है क्या है, समझा तो दे। ठीक है, ये चीज अगर आप फॉलो करते हो ना तो आप सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। देखो, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, इनके यूनियन से, इनके समूह से ही भारत देश बनेगा, और किसी भी स्टेट के पास ऐसी इंडिविजुअली पावर नहीं कि अलग हो जाए। जैसे लक्षद्वीप तो कितना दूर रहता है, आजकल लक्षद्वीप ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, मालदीप और लक्षद्वीप का मुद्दा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो लक्षद्वीप तो भारत से अलग ही रहता है, मेन बॉर्डर से अलग ही रहता है। तो लक्षद्वीप वाले ये नहीं बोलेंगे कि हमें अलग दे दो, हम अलग हो रहे हैं। अंडमान निकोबार वाले नहीं बोलेंगे हम अलग राज्य अलग देश बना दो, हमें भारत से कोई लेना देना नहीं है, हम श्रीलंका के साथ मिल रहे नहीं। भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि सभी राज्य भारत का एक यूनियन होंगे। कुल मिला के क्या भारत के किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार है? नहीं। उसी को बोलते यूनियन ऑफ स्टेट। भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ है। ग्रुप की जगह एक वर्ड यूज किया गया है, वो है यूनियन या संघ है। ये बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जब ये भारत राज्यों का संघ है तो यहां पे दो सरकार काम करेगी, दो सरकार काम करेगी। एक सरकार होगी आपके पास केंद्र सरकार, हां कि ना, और एक सरकार होगी आपके पास राज्य सरकार, हां कि ना। इंपॉर्टेंट समझो इस बात को। अब जैसे कि चीजें हैं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं लड़कियों को भी पढ़ा रहा हूं, मैं लड़कों को भी पढ़ा रहा हूं, चल छोड़ो ये, मैं ग्रुप सी वालों को भी पढ़ा रहा हूं और मैं सेंटर वालों को जीके भी पढ़ा रहा हूं। मगर अग्निवीर जो पढ़ने के लिए आया, ये एसएससी की तैयारी करने के लिए जो मैथ्स रीजनिंग मेरे पास सीखने के लिए आ रहा है, उनका टाइमिंग अलग होगा। जो ग्रुप सी का पढ़ने के लिए आएंगे हिंदी उत्तराखंड, उनका टाइमिंग तो अलग होगा। दोनों में मतभेद भी हो सकता है कि हमें सुबह पढ़ना है, हमें शाम पढ़ना है, हमें इसी टाइम पढ़ना है, तो मतभेद भी हो सकता है। जब दो दो टाइप्स के स्टूडेंट होंगे तो उन दो दो टाइप के स्टूडेंट में कभी ना कभी मतभेद हो सकता है। टाइम को लेके, सिलेबस को लेके, सब्जेक्ट को लेके दो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट है, मतभेद हो सकता है। तो यहां पे दो अलग अलग प्रकार की सरकार नहीं है, सेंटर गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। तो इन दोनों में लड़ाई न हो, इस दोनों में लड़ाई न हो, इसलिए शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के पेपरों में पूछे जाएंगे, और मेंस नहीं दोगे तो कथन वाले क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे। आपने पढ़ तो दिया गुरुजी कि अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंध की बात है, अनुसूची 7 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी शक्तियों का विभाजन है, परंतु क्यों जरूरत पड़ी केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स को डिवाइड करने की? क्या जरूरत पड़ी केंद्र और राज्य संबंध के बीच में शक्तियों को बांटने की? क्योंकि जब मैं दो प्रकार के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो उन दोनों में मतभेद हो सकता है कि हमें सुबह पढ़ना है, हमें शाम पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है। तो जब सरकारें भी दो दो होंगी तो इन दोनों सरकारों में कहीं लड़ाई ना हो जाए, कभी इन दोनों सरकारों में मतभेद ना हो जाए, तो उनकी पावर्स को बांट दिया कि भाई ये तेरी पावर है, इसमें तुझे जो करना है कर, ये तेरी पावर, इसमें तुझे जो करना है जो कर। तो मैंने भी क्या करा, सेंटर के स्टूडेंट को अलग टाइम दे दिया कि तुम शाम को पढ़ने आओगे मेरे पास, जिसको एसएससी की तैयारी करनी है, और जिसे ग्रुप सी की तैयारी करनी है आप मॉर्निंग में पढ़ने आओगे मेरे पास। बस मैंने अलग अलग कर दिया। तो जरूरत क्यों पड़ी, समझे इस बात को, क्या जरूरत पड़ी बांटने की? क्योंकि दो सरकारें हैं, जहां पे दो चीजें होंगी तो आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग ही कर दिया। तो इसलिए हमारे पास केंद्र राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन करने की जरूरत पड़ी थी।
तो फैक्ट आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि दो सरकारें हो रही थी, दोनों में पंगा ना हो जाए, इसलिए हमने अलग अलग क्या कर दिया, शक्तियों का विभाजन कर दिया, और उसी को हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट क्या याद करना आपने, केंद्र राज्य संबंधों को कितने प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया है। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। अब पावर्स को बांट दिया गया है, पावर्स को क्यों बांटा है वो मैं आपको सिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, लिखा चुका हूं। अगर आपने याद नहीं किया तो ये आपकी गलत बात है, आपको याद तो करना ही करना पड़ेगा, और अगर आप इन चीजों को याद नहीं करोगे तो फिर तो हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगर क्वेश्चन आएगा केंद्र राज्य के मध्य कितने प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो 3 प्रकार से। पहला लिखेंगे विधायी संबंध, विधायी शक्तियां या विधायी संबंध वाली शक्तियां। दूसरी जो शक्तियां होगी वो शक्तियां होगी प्रशासनिक, प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासनिक संबंध आप बोल सकते हो। केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक रिलेशनशिप भी बनेंगे कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो लड़ाई होती है वो होती है वित्तीय संबंध या वित्तीय रिलेशन के चक्कर में। पैसा तो बाप और बेटे को लड़ा देता है, पैसा तो किसी का नहीं हुआ। बोलते नहीं गढ़वाल में बोलते कहानी कि पैसा किसी का नहीं है भाई, पैसा लड़ाई करवा देता है, इसलिए पैसा का हिसाब हमेशा क्लियर रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, वही है। तो इनको विधायी सब क्वेश्चन आएगा, केंद्र राज्य संबंध को कितने भागों में बांटा है, तो आपके सामने मैंने बता दिया कितने भागों में बांटा है। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव रिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और इसको बोलते हैं फाइनेंस। फाइनेंस, फाइनेंस कैसे लिखेंगे देख लेना आप, जैसे भी लिखते हैं रिलेशन, अंग्रेजी तो मेरी थोड़ा दिक्कत है ना। तो क्वेश्चन क्या ही बन पाएगा, क्वेश्चन ये बन पाएगा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे किया गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, तो 245 से लेके अनुच्छेद 255 तक इसका उल्लेख मिलता है। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन मुझे 256 से शुरू होता है और 263 तक देखने के लिए मिलता है, और अनुच्छेद 264 से लेके 293 तक जो मुझे मिलता है वो फाइनेंस के बारे में देखने के लिए मिलता है। बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, बट हम जब नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से बना लेंगे। पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ज्ञान होना चाहिए। तो इस स्लाइड में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताया है, ये समझाने की कोशिश करिए, आप उतार लीजिएगा कि केंद्र राज्य संबंध दिख रहा होगा आपको। केंद्र और राज्य संबंध को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विधायी शक्तियां या विधायी संबंध, जिसको लेजिस्लेटिव रिलेशन आप कहते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक इसका उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होंगे वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए उन चीजों को अलग अलग कर दिया है, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट है वित्तीय रिलेशन, फाइनेंस रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई ना हो जाए पैसों से लेके कि कब कितना पैसा कौन कलेक्ट करेगा। तो फाइनेंस रिलेशन के बीच में भी उनके आर्टिकल लिखे गए 264 से लेकर 293 तक। तो ये ध्यान रखना, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बेसिक सी बातें आपको पता चल गई है। अब इन चीजों को थोड़ा सा इंडिविजुअली पढ़ेंगे, बहुत खतरनाक तरीके से नहीं, मगर उतना तो पढ़ लेंगे जो ग्रुप सी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे फिलहाल के लिए, है ना, तो इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप अपनी हेडिंग लिखिएगा, और हेडिंग लिखिएगा विधायी संबंध। अपनी हेडिंग लिख लीजिएगा, और वो हेडिंग लिखेंगे आप लोग विधायी संबंध। तो हेडिंग लिखेंगे विधायी संबंध। क्या है इनके विधायी संबंध? इन दोनों में
विधायिक संबंध के चक्कर में लड़ाई ना हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो इनको अलग अलग कर दिया है। 245 से लेके 255 तक आर्टिकल चलते हैं इनके। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग कर दिया होगा रूल। तो पहला हमको लिखना है क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का विभाजन। पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का विभाजन। क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का विभाजन। यार क्षेत्र किसे बोलेंगे? एरिया। तो एरिया बांट दिए गए हैं, कहां कहां तेरे पावर्स होंगे, कहां कहां मेरे पावर्स होंगे। तो यहां पे दो चीजें आपको याद रखनी है क्षेत्र के आधार पर। मैं यहां पे अगर केंद्र सरकार की बात करूं तो मेरे दोस्त केंद्र सरकार के नियम कानून कौन बनाएगा? तो कहीं ना कहीं मैं संसद कह सकता हूं, हाँ कि ना? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स संसद से बनेंगे। और यहां पर मैं दोस्त अगर राज्य सरकार की बात करूं, राज्य सरकार की बात करूं तो मैं यहां पे किसकी बात करूंगा? विधानमंडल की। किसकी? राज्य सरकार के कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा। विधानमंडल के अंदर दो चीजें होती है, विधानमंडल के अंदर दो चीजें होती है। एक चीज को बोलते विधानसभा और एक चीज को बोलते विधान परिषद। भले विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, उत्तराखंड में भी विधान परिषद नहीं है। संसद के अंदर भी दो चीजें मेनली देखने के लिए मिलती है, लोकसभा और राज्यसभा। प्लस आपको लिखना होगा तो आप राष्ट्रपति लिख सकते हैं, तो सेम एज यूजुअल आप यहां पे भी प्लस राज्यपाल लिख सकते हैं। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो नॉर्मली विधानमंडल के अंदर विधान परिषद और विधानसभा आती हैं और संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा आती है। तो क्षेत्र के आधार पर कैसे इनको बांटा गया? देखो, क्षेत्र बोले तो एरिया के आधार पर बांटा गया है। तो इसका क्या एरिया होगा, इसका क्या एरिया होगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून कौन बनाएगा? संसद। और राज्य सरकार का कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल। संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और विधानमंडल में कौन होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। इतनी बात तो पता चले। मगर यह बोलता है कि संसद जिस भी कानून को बनाएगा वो पूरे राज्य क्षेत्र में यूज होगा, वो पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ये ध्यान रखना, अपना इंपॉर्टेंट करके इन चीजों को याद रखना है आपको। यहां पे लिख देता हूं कि नोट करके लिख लेंगे, संसद के द्वारा बनाए गए कानून। संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाए गए कानून पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होंगे, पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होंगे। ये तो क्लियर है यार। संसद जिस कानून को बनाएगा भारत के पूरे देश में लागू होंगे कि नहीं होंगे, ये तो क्लियर हो रहा होगा ना आपका। राज्य क्षेत्र स्टेट को नहीं बोल रहा, राज्य क्षेत्र देश को बोल रहा है। सरकार राज्य शब्द का प्रयोग संविधान में देश के लिए किया गया है। तो संसद जिस भी कानून को बनाएगी पूरे देश में लागू होगा कि नहीं होगा? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बलांगू से लेके सरक्रीक से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सब जगह। और कथन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, क्या संसद द्वारा बनाए गए कानून विदेशों में भी लागू होंगे? तो लिख लेना, संसद द्वारा बनाए गए कानून विदेशों में भी लागू होंगे। अगर विदेशों में भारतीय नागरिक रह रहे हैं, विदेशों में भारतीय नागरिक रह रहे हैं, तो भारत का संविधान भारत की संसद विदेशों में रहने वालों के लिए यहीं से कानून बना देता है कि यहां ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें 10 साल हो गए, तुम घर नहीं आए तो तुम्हारी नागरिकता को छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भारत का कोई नागरिक अगर विदेश में रहता है तो भारत की संसद क्या उसके लिए कानून बना सकती है? यस और नो? हाँ, भारत की संसद उसके लिए कानून बना सकती है, डेफिनेटली। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट इसमें आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब राज्य सरकार का क्षेत्र क्या होगा? तो राज्य सरकार ओनली ऑन राज्य के लिए कानून बनाएगा, राज्य के लिए ओनली कानून बनाएगा। तो ध्यान रखना, इसका एरिया कौन सा है भाई? उत्तराखंड राज्य को ये कानून बनाएगा तो उत्तराखंड राज्य सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए तो कानून बनाएगा, यूपी वालों के लिए थोड़ा ना कानून बना सकता है।
तो ध्यान रखना, इनका एरिया बांट लिया गया है कि संसद जो भी कानून बनाएगी वो कानून तो पूरे भारत में लागू होंगे, परंतु इन इमरजेंसी केसेस या स्पेशल कंडीशन में संसद के बनाए गए कानून विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी फॉलो करने पड़ेंगे। बट स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने ही स्टेट के लिए कानून बना सकती है। ध्यान रखना, सेम नोट करके लिखना होगा, तो लिख लेना राज्य सरकार दूसरे राज्यों में भी कानून बना सकती है, दूसरे राज्यों में भी कानून बना सकती है। पर आप बोलोगे कैसे, हाउ? नॉर्मली तो राज्य सरकार जो भी कानून बनाएगी वो अपने राज्य में बनाएगी, उत्तराखंड सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो उत्तराखंड के अंदर बनाएगी। बट मैं कह रहा हूं उत्तराखंड गवर्नमेंट यूपी के अंदर भी कानून बना सकती है। किस कंडीशन में? अगर अर्जुन सिंह रावत ने अपनी कंपनी को उत्तर प्रदेश में खोल दिया है, अपनी कंपनी को उत्तर प्रदेश में खोल दिया है, और उत्तराखंड सरकार, वो कंपनी को रन करने वाला उत्तराखंड का पर्सन है अर्जुन सिंह, तो उत्तराखंड सरकार कितना टैक्स लेगी, नहीं लेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कानून उस कंडीशन में बना सकती है। बट वो बहुत रेयर चांस होता है। मैं उत्तराखंड का हूं, अभी मैंने अपना कोचिंग कोटद्वार में खोला है, तो उत्तराखंड सरकार के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे वैसा मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। बट मैं बहुत बड़ी कंपनी बनाता हूं अपनी, अब मैं यूपी में अपना कोचिंग खोल रहा हूं, तो फिर तो मुझे यूपी वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा ना। पर नहीं, उत्तराखंड सरकार भी मेरे लिए नियम कानून लागू कर सकती है, क्योंकि तू पर्सन उत्तराखंड का है, भले तो यूपी कहीं भी चले जा, मगर रूल तुझे उत्तराखंड के तब भी फॉलो करने पड़ेंगे कुछ हद तक। ठीक है, तो ये अपवाद स्वरूप आप लिख सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इन दो चीजों को सेपरेट करने की कोशिश करूं, अनुच्छेद 245 में क्या लिखा है एक बार समझ लो। मुझे लगता है कई बच्चे समझे नहीं है, तो प्लीज समझेंगे। शॉर्टकट में क्या है? अनुच्छेद 245 है। अनुच्छेद 245 में क्षेत्र के आधार पर पावर्स बटी है, क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का विभाजन। तो क्वेश्चन आएगा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का विभाजन कौन सा अनुच्छेद में है? तो आप याद कर लोगे 245, इतना तो क्लियर है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन है, तो शक्तियों का विभाजन दो में है, एक केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन है और एक राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन है। ये भी याद कर लोगे कि निकल लोगे? ठीक है, केंद्र सरकार का कानून कौन बनाएगी? संसद। और राज्य सरकार का कानून कौन बनाएगी? विधानमंडल। बताओ ये याद कर लोगे कि निकल लोगे? संसद के अंदर क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, ये सबको पता है। विधानमंडल के अंदर क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। बोलो ये याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, बस अब इतना ही याद रखना है कि नॉर्मली केंद्र सरकार के कानून पूरे देश प्लस देश के बाहर भी लागू होंगे, मगर देश के बाहर किसके लिए लागू होंगे? भारतीय नागरिकों के लिए। भारतीय नेपाल के लिए कानून थोड़ा ना बनाएगा भारत का कोई, नेपाल में रहता है कि उसके लिए कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसे ही राज्य सरकार जो कानून बनाएगी ओनली अपने राज्य के लिए प्लस राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में बनाएगी, परंतु वह व्यक्ति अपने राज्य का होना चाहिए। मैं यूपी में अपनी कंपनी खोलता हूं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट उस केस में मेरे लिए कानून बना सकती, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूं। स्पेशल यूपी का आदमी, यूपी में रहने वाला, यूपी की कंपनी, तो उत्तराखंड वाले कानून नहीं बना सकते। तो क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का विभाजन पॉइंट बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कौन से आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना 245 में है। क्षेत्र के आधार पर संसद कहां का कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट कहां का कानून बना सकती है, यह फैक्ट मैंने आपको याद करवा दिया है। प्लीज आप इन चीजों को याद कर लीजिएगा, क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है आपकी विषय के आधार पर। विषय के आधार पर, विषय के आधार पर भी शक्तियों का बंटवारा किया गया। विषय के आधार पर शक्तियों का विभाजन।
विषय के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है मेरे दोस्तों। और विषय के आधार पे बोले तो विषय को बोला जाता है सब्जेक्ट के आधार पर भी बांटे गए हैं। और सब्जेक्ट के आधार पर शक्तियों का विभाजन 246 में किया गया है। 245 में शक्तियों का विभाजन किस आधार पे किया गया था? क्षेत्र के आधार पर। और 246 में किया गया है विषय के आधार पर। और फिर इसमें 3 प्रकार के विषय बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, मगर सैकड़ों सब्जेक्ट हैं, आपको कुछ चुनिंदा याद करने हैं। कुछ मैं 2-3 बोर्ड पे लिख दूंगा, 2-3 में ऑरली बोल दूंगा, या आपके पास जो भी पॉलिटी की किताब होगी वहां पे डेफिनेटली वो चीजें लिखी होंगी, आप उनको वहां से याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आएगा विषय के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है। और इसमें शक्तियों का विभाजन किसे किया गया है? सब्जेक्ट के आधार पर। तो क्वेश्चन आएगा कितने सब्जेक्ट हैं? तो यहां पे 3 सब्जेक्ट हैं। एक को बोलते हैं हिंदी में संघ सूची, कॉन्क्रीट लिस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं ना। एक को बोलते हैं राज्य सूची, और एक को बोलते हैं समवर्ती सूची। एक को बोलते हैं समवर्ती सूची। इज दैट क्लियर? होपफुली आपका क्लियर हुआ होगा। संघ सूची उन सब्जेक्ट को बोलते हैं जिन सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार, जिन सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद कानून बनाएगी तो संघ सूची। अगर विधान मंडल कानून बनाएगी, विधान मंडल कानून बनाएगी तो राज्य सूची। और समवर्ती सूची ये है जिस मुद्दे पे केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी अपना अपना अलग अलग कानून बना सकती है, तो वो सब्जेक्ट होते समवर्ती सूची। जहां पे सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलजुल के कानून बनाते हैं उसको समवर्ती सूची कहते हैं। और जब ये दोनों मिलजुल कर कानून बनाते हैं तो कभी कभी पंगा हो जाता है। तो जब कभी पंगा होता है तो सेंटर गवर्नमेंट की पावर को मान लिया जाता है, मगर ऑलवेज नॉट, ऑलवेज नॉट। ये पॉइंट आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पंगा हो सकता है ना, क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी। जब दो लोग कानून बनेंगे तो लड़ाई होने के चांस हैं। और आपको क्या सिखाया गया है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जीत जाएगा, बट नहीं। कई बार ऐसे भी मुद्दे आते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई होती है तो स्टेट गवर्नमेंट जीत जाता है। वो कौन सी कंडीशंस ऐसी है? लेट्स सी। अब यहां पे सब्जेक्ट दिए गए हैं तो क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं? तो सब्जेक्ट आपको बता दिया है 3 प्रकार के हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है इनको आपको याद करना है, थोड़ी सी बेसिक सी चीजें। जैसे संघ सूची में मूलतः 97 थे, अभी वो कितने हो गए? 98। मूल संविधान में कितने सब्जेक्ट थे संघ सूची में? 97। अब वर्तमान में कितने हो गए? 98। ठीक है, हल्का फुल्का चेंज भी हो सकता है करंट अफेयर में, तो थोड़ा बहुत आप इस डाटा को याद रख लीजिएगा। और अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो ये 66 और 59 हो गए। 66 और 59 हो गए। ठीक है, तो ऐसे इतने जब हमारा संविधान बना था तो 97 ऐसे सब्जेक्ट थे जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, 66 ऐसे सब्जेक्ट थे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, और 52 ऐसे सब्जेक्ट थे जिन पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अभी इसमें चेंज हो गया है, अभी 47 ही ऐसे मुद्दे जिन पे दोनों मिलकर कानून बनाएगा, 59 ऐसे मुद्दे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, एंड 98 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा। अभी इसका डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, देखने के लिए चेंज मिलता है, तो आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। हल्का फुल्का ये चेंज देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा लिख दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस लग रहा है मुझे। पहले ये 47 थे, अभी ये 52 हो गए। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद किएगा। अब यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि केंद्र सूची के विषय कौन कौन से, तो यहां पे लिख लेना संघ सूची के विषय।
संघ सूची के विषय कौन कौन से सब्जेक्ट है। अब भाई टोटल 98 सब्जेक्ट तो लिखना पॉसिबल नहीं है, 98 सब्जेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ तो लिखा जा सकता है, जैसे बंदरगाह, इनकम टैक्स, जनगणना, सीमा शुल्क, रक्षा, संचार, विदेश, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। बैंक, आयकर, रक्षा, संचार, ठीक है, और बंदरगाह, ठीक है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार ओनली ऑन सेंटर गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट यहां पे कानून नहीं बना सकती। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि इसमें सीमा शुल्क या जनगणना भी आप लिख सकते हैं, जनगणना, जनगणना या सीमा शुल्क, ये ध्यान रख लीजिएगा। मैं कुछ राज्य सूची के विषय भी लिख देता हूं, सारे सब्जेक्ट लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज पॉलिटी की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट जरूर कर लीजिएगा। इसमें कारागार आता है, पुलिस आता है, भूमि आता है, कृषि आता है, समाचार पत्र आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है समाचार पत्र। कारागार पेपर में आएगा तो ये आ सकता है पुलिस, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके। कृषि, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। जैसे आगे आएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे यहां पे आएगा जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण एग्जाम में पूछा जाता है। परिवार नियोजन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप कोई भी पॉलिटी की बुक को प्रिपेयर कर लेना, पढ़ लेना, और उस पॉलिटी की बुक में कुछ सब्जेक्ट आपके सामने जरूर लिखे होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप उनको याद कर सकते हैं। संघ सूची किसे बोलेंगे? जहां पे सेंटर गवर्नमेंट पावरफुल होगा। राज्य सूची किसे बोलेंगे? जिन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा। और हमें क्या पता चला? समवर्ती सूची में दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मुद्दा था समवर्ती सूची, मुद्दा था समवर्ती सूची। नॉर्मल आपको पता है कि समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, समझे इस बात को? दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों का मतलब मेरा किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट में कानून बनेगा संसद से, और स्टेट गवर्नमेंट में कानून बनेगा विधानमंडल से। यह भी आपका क्लियर हो गया। मुद्दा तब है अगर इन दोनों में मतभेद हो गया, इन दोनों में मतभेद हो गया, तो विनर कौन होगा? संसद, और लूजर कौन होगा? विधानमंडल। ये ही जीता हुआ माना जाएगा, इसी के रूल फॉलो किए जाएंगे, फिर इसके रूल फॉलो नहीं किए जाएंगे अगर लड़ाई हो गई तो। बट एक मुद्दा ऐसा है कि जब ये जीत जाता है, और वो ही नोट करके लिखना है जो बहुत कम लोगों को पता होगा। कथन वाले क्वेश्चनों में फंसोगे आप, या मेंस का पेपर दोगे आप, आरओ मेंस का पेपर दोगे आप, तो वहां पे भी फंसोगे आप। ध्यान रखना, आरओ मेंस का पेपर दोगे आप, क्वेश्चन आएगा जब विधानमंडल कानून बनाता है, जब विधानमंडल कानून बनाता है तो राज्यपाल ने अगर राष्ट्रपति की अनुमति से कानून बनाया है, की अनुमति से कानून बनाया है और वह समवर्ती का विषय, समवर्ती सूची का
विषय है तो राज्य सरकार का कानून लागू होगा। लो, क्या समझे इस बात को? क्या समझे इस बात को? अभी तक हमने ये सीखा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर पंगा हो जाएगा तो केंद्र सरकार ही जीतेगी भाई। बट ये कह रहा है कि राज्य सरकार भी जीत सकती है, और राज्य सरकार किस कंडीशन में जीतेगी वो समझते हैं। ये चीज तो आप उतार लेंगे, समझो भाई। सेंटर गवर्नमेंट जब रूल बना रही है तो इसका रूल कौन बना रहा है? लोकसभा, राज्यसभा। और ये साइन करने के लिए किसके पास जाते? राष्ट्रपति के पास जाते। बन गया इनका कानून, बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून। ठीक है, अब जो विधानमंडल वाले कानून बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले कानून बना रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट वाले कानून कैसे बना रहे हैं भाई? ये विधानसभा से पास कर रहे हैं, जहां पे विधान परिषद होगी विधान परिषद से भी पास करेंगे, और फिर किसके पास जाएंगे? राज्यपाल के पास। तो बन गया इनका भी कानून, नॉर्मल कानून ऐसे बनता है। मगर कई मुद्दे ऐसे हैं कि कोई राज्य है, समझो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड की विधानसभा से कानून पास हुआ, फिर किसके पास जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल ने पहले सीधा खुद ही किसको भेज दिया है? राष्ट्रपति को। जबकि राज्यपाल कोई कानून राष्ट्रपति को भेजता नहीं है, नेचुरली भेजता नहीं है, मगर उसको किसी कानून पे डाउट लगता है, किसी कानून पे उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो अपने सीनियर से पूछ लेता भाई वो। तो राज्यपाल ने जो उत्तराखंड की विधानसभा ने जो कानून पास किया था वो राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने साइन करने से पहले राष्ट्रपति को भेजा कि मालिक ये कानून दे रहे हैं सरकार वाले, इसका क्या करना है भाई? और राष्ट्रपति ने उस पे क्या कर दिए? राष्ट्रपति ने उस पे हस्ताक्षर कर दिए कि भाई ठीक है तू बना दे कानून। अब फिर ये हस्ताक्षर वाले कॉपी कहाँ है? राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने भी क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। तो कई बार कानून ऐसा बनता है। नेचुरली कानून कैसे बनता है? स्टेट गवर्नमेंट का विधानसभा से पास होगा, विधान परिषद से पास होगा अगर है तो, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, कानून बन जाएगा। बट नेचुरली यहां पे क्या हुआ? विधानसभा से पास हुआ, और हमारे यहां तो विधान परिषद नहीं है, अगर होती तो विधान परिषद से पास होता। अब फिर राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने साइन नहीं किए, पहले उसने राष्ट्रपति से पूछा, फिर राष्ट्रपति ने साइन किए, अब फिर वापस राज्यपाल ने पूछा। तो ऐसे वाले कानून जो राज्यपाल ने अगर राष्ट्रपति की अनुमति से कानून बनाया है, ऐसे वाले कानून, जिन कानूनों में राज्यपाल पहले ही राष्ट्रपति की परमिशन ले लेता है, तब ये कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून से भी पावरफुल हो जाता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी मान लिया है, राज्यपाल ने भी साइन किए हैं और राष्ट्रपति ने भी साइन किए हैं, तो यहां पे दो लोगों की अनुमति उसे मिल रही है। दैट्स व्हाई इस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा पावरफुल हो जाता है बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये पॉइंट ध्यान रखना। और इस चीज की चर्चा अनुच्छेद 200 में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 200। ये चीज आर्टिकल 200 में बताई गई है कि यदि राज्यपाल समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेता है तो वह मुद्दा संसद द्वारा बनाए गए कानून से भी पावरफुल होगा, फिर उन दोनों में पंगा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट जीत जाएगा आर्टिकल नंबर 200 के अनुसार। ठीक है, तो आज की क्लास हमने क्या सीखी, आज की क्लास का क्विक रिवीजन करते हैं। कॉपी खोल के रखेंगे, साथ साथ जवाब देंगे, चाहे तुम ऑनलाइन किसी भी कोने में पढ़ रहे हो। केंद्र राज्य संबंध अनुसूची 7 में कनाडा से लिया गया है। अनुसूची 7 में क्या लिखा है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन के कारण क्यों है? क्योंकि यार एक सेंटर गवर्नमेंट है, एक राज्य गवर्नमेंट है, दो अलग अलग चीजें हैं, तो इनमें शक्तियों लड़ाई ना हो इसलिए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत यानी कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा। नहीं तो शक्तियों का विभाजन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दो थे। शक्तियों का विभाजन कितने तरीके से किया गया? 3 विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। ये अनुच्छेद उनके नीचे लिखे हैं, इनको याद कर सकते हैं। विधायी शक्तियों में 2 आधारों पर शक्तियों को बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर संसद कानून बनाती है, राज्य के आधार क्षेत्र के आधार पर राज्य सरकार का कानून
विधानमंडल बनाता है। राज्य वाले कानून सिर्फ राज्य में लगते हैं, संसद वाले कानून पूरे देश में लगते हैं। संसद वाले कानून देश से बाहर भी लग सकते हैं इन कंडीशन में कि बाहर हमारा बंदा रह रहा होगा। राज्य के कानून राज्य के दूसरे राज्य में भी लग सकते हैं, कंडीशन वही है कि उत्तराखंड का बंदा दूसरे राज्य में रहना चाहिए। आफ्टर दैट अनुच्छेद 245 में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार में कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार में कौन कानून बनाता है, ये हमने देख लिया था। फिर हमने आगे पढ़ा इन चीजों को कि विषय के आधार पर भी कानूनों को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची उनको बोलेंगे जहां पे संसद को पावर है, राज्य सूची जहां पे विधानमंडल को पावर है, समवर्ती सूची जहां पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। दोनों मिलने पे कानून बनाएंगे। ये कुछ स्पेशल सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, आप और भी सब्जेक्ट को किताबों से उतार सकते हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कितने सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं है। नेचुरली जब दोनों में पंगा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, बट एक ऐसा एक्सेप्शन भी है कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है। और वो कहां पे पावरफुल होती है, कौन से आर्टिकल में पावरफुल होती है, किस कंडीशन में पावरफुल होती है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई मुद्दा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा या कुछ मुझसे गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसको कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।